बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है सबका? ठीक ठाक हैं। आज का हमारा जो लेक्चर नंबर 3 है वो इनकम टैक्स प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस बीकॉम की बुक है, पार्ट 2 की, उसका चैप्टर है। उसमें से हमने एक टॉपिक सिलेक्ट किया है जिस टॉपिक का नाम बनता है डिडक्शंस मेड फ्रॉम टोटल इनकम, कि हम टोटल इनकम में से कौन कौन सी डिडक्शंस कर सकते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 हमें कौन कौन सी डिडक्शंस अलाउ करता है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि टोटल इनकम क्या होती है जिसमें से हमने डिडक्शंस करनी है। टोटल इनकम ऑफ अ पर्सन फॉर अ टैक्स ईयर shall be the sum of the person's income under each of the heads of income for the year। जितने भी हेड्स ऑफ इनकम हैं उन तमाम की इनकम को जब हम सम अप कर लेंगे तो वो क्या बन जाएगी? टोटल इनकम बन जाएगी। और वो कौन कौन से हेड्स हैं वो नीचे दिए गए 5 हेड्स हैं। सबसे पहला हेड सैलरी का आता है। सैलरी के बारे में हमने पढ़ा है कि सैलरी में कौन कौन सी चीज़ें अलाउंसेस ऐड होंगे और कौन कौन से अलाउंसेस ऐड नहीं होंगे। उसके लिए मेरा लेक्चर नंबर 1 और 2 आप देख सकते हैं, मेरे डिस्क्रिप्शन में होगा इसी वीडियो के। आप वहाँ लिंक से जाकर उस वीडियो को कम्प्लीटली आप वहाँ पे उसको डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 2 आता है इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। नंबर 3 इनकम फ्रॉम बिजनेस। नंबर 4 कैपिटल गेन। नंबर 5 इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब एक इंडिविजुअल जो है अगर वो इसमें से कोई भी इनकम अर्न कर रहा है तो अगर वो एक से ज़्यादा इनकम अर्न कर रहा है तो तमाम का जब सम अप करेंगे तो वो फिर टोटल इनकम बनेगी। अगर सिर्फ एक सैलरीड पर्सन है, वो सिर्फ सैलरी ही अपनी अर्न करता है तो फिर उसकी सैलरी की इनकम ही उसकी टोटल इनकम बनेगी। ठीक हो गया। अब डिडक्शन कौन कौन सी अलाउ हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में वो हम देखते हैं 1 बाय 1। तो ये जब हम डिडक्शन कर लेंगे तो फिर जो बनेगा वो ग्रॉस टैक्स हमारा निकलेगा। मिसाल के तौर पे एक शख्स है, उसने अपनी इनकम अर्न की, सैलरी की, सालाना उसकी सैलरी है 2 लाख रुपये, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 लाख सैलरी है, उसमें से उसने अपनी जो डिडक्शन इसमें हेड में से अलाउ हैं वो कर दी। अब जो उसकी इनकम बचेगी वो इनकम उसकी कहलाएगी टैक्सेबल इनकम। उस टैक्सेबल इनकम पे जब वो टैक्स रेट अप्लाई करेगा तो जो टैक्स उसका आएगा वो कहलाएगा ग्रॉस टैक्स। अब उस ग्रॉस टैक्स में से भी कुछ टैक्स क्रेडिट्स अलाउ होते हैं, वो हर शख्स को नहीं होते, वो स्पेसिफिक पर्सन्स होते हैं। टैक्स क्रेडिट का मतलब टैक्स में से कुछ चीज़ें, कुछ टैक्स माइनस हो जाता है उसका, उसको टैक्स क्रेडिट कहते हैं। तो हमारा ये क्या बना? ग्रॉस टैक्स। ग्रॉस टैक्स वो होता है जिस पे अभी कुछ डिडक्शंस की जा सकती हैं। आफ्टर कंप्यूटिंग द टोटल इनकम, नेक्स्ट स्टेप इज that if the taxpayer has made any following 6 payments, these should be deducted out of the total income। टोटल इनकम में से वो अपनी इसमें से कोई भी अगर उसने पेमेंट की है तो वो अपनी टोटल इनकम में से ये पेमेंट डिडक्ट कर सकता है टैक्स लगाने से पहले। याद रखिएगा, ये डिडक्शंस आप कब कर सकते हैं? अपनी टोटल इनकम को टैक्स लगाने से पहले आप ये वाला डिडक्शंस कर सकते हैं। नंबर 1 ज़कात है, नंबर 2 डोनेशन है, नंबर 3 वर्कर वेलफेयर फ़ंड है, नंबर 4 वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फ़ंड है, नंबर 5 मार्कअप ऑन हाउसिंग स्कीम है, नंबर 6 आ रहा है एजुकेशनल एक्सपेंसेस। अब इन सारे एक्सपेंसेस का जो है ना कुछ तरीक़ेकार है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ऐसे ही नहीं है कि आपने ज़कात दे दी तो आप अपनी इनकम में से उसको डिडक्ट कर लेना ही। वो ज़कात जो है आपने किसी ऑर्डिनेंस के तहत देनी है, किसी रूल के तहत देनी है। इसी तरह डोनेशन के भी रूल्स हैं, वर्कर वेलफेयर फ़ंड के भी रूल्स हैं। ये सारी की 6 डिडक्शंस तब आपको अलाउ होंगी जब ये किसी रूल के तहत दी होंगी जो कि स्पेसिफाई है हमारे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में। अगर कोई भी आपकी पेमेंट उस रूल के मुताबिक नहीं है तो आपको वो डिडक्शन अलाउ नहीं होगी, मतलब आप अपनी टोटल इनकम में से इसको माइनस नहीं कर सकते। अब चूँकि हम बीकॉम के लेवल पे देख रहे हैं तो क्वेश्चन के लेवल पे देख रहे हैं, तो बीकॉम के क्वेश्चन में ये गिवन होगा कि जी ये जो डोनेशन उसने दी है ये फ़लाँ फ़लाँ रूल के तहत दी है, तो वो उसको डिडक्शन अलाउ हो जाएगी। अब इनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो 1 बाय 1 जी। तो पहले आ रही है ज़कात। दिस इज़ द फर्स्ट डिडक्शन डील्स इन सेक्शन 60 ऑफ द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। जी कब डिडक्शन अलाउ होगी ज़कात की मद में? अ पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू अ डिडक्टिबल अलाउंस
for the amount of any zakat paid by the person in a tax year under the Zakat and Ushur Ordinance 1980। जो ज़कात एंड उशर का ऑर्डिनेंस है 1980, उसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हैं, अगर कोई शख्स उसके मुताबिक ज़कात पे करता है तो फिर उसकी ज़कात जो है एज आ डिडक्टिबल अलाउंस मानी जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल उसमें क्या ज़रूरी हो सकता है कि आपकी जो ज़कात है वो प्रॉपर बैंकिंग चैनल के थ्रू हो। ठीक है, ये एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि आप जो ज़कात पे कर रहे हैं वो बैंकिंग चैनल के ज़रिए दे रहे हैं और ऐसे इदारे को दे रहे हैं जो कि उस ऑर्डिनेंस में लिखा हुआ है कि ये इदारा ज़कात एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक हो गया, सबसे पहले ये डिडक्शेबल अलाउंस है। उसके बाद दूसरा कौन सा है, डोनेशन। ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 का सेक्शन है 61 जो इसे डील करता है। इसकी क्या रिक्वायरमेंट्स है, डोनेशन टू अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशंस लिस्ट इन अ क्लॉज 61 ऑफ शेड्यूल सेकंड प्रोवाइडेड दैट अमाउंट अलाउड एज डिडक्शन विल नॉट एक्सीड द फॉलोइंग लिमिट। इसमें दो चीज़ें आ गई, एक तो आपने उन इदारों को डोनेशन देनी है जो कि लिस्ट इसमें गिवन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में। उसका जो सेकंड शेड्यूल है उसके अंदर एक 61 क्लॉज है, उसके अंदर एक पूरी लिस्ट दी हुई है कि कौन कौन सा जो इदारा है जिसको आप डोनेशन देंगे तो आपका ऑर्डिनेंस के अंदर वो डिडक्शन मानी जाएगी। और दूसरी बात ये कि वो जो आपने डोनेशन देनी है वो भी एक लिमिट तक देनी है, ये नहीं कि जितनी मर्ज़ी डोनेशन दे दो। वो लिमिट कितनी है वो नीचे लिखी है। नंबर ए में क्या करा है, 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम इन केस ऑफ इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ अ पर्सन। अगर जिसने डोनेशन देनी है अगर वो इंडिविजुअल है तो अगर इंडिविजुअल जो है वो डोनेशन दे रहा है तो वो अपनी टैक्सेबल इनकम का सिर्फ 30% तक पे कर सकता है, इंडिविजुअल और एओपी। इसी तरह अगर कंपनी है वो डोनेशन देना चाहती है तो वो अपनी टोटल टैक्सेबल इनकम का 20% देगी। ठीक हो गया, ये दो कंडीशंस आ गई हैं। टैक्सेबल इनकम कौन सी, जो आफ्टर डिडक्शन ज़कात के बाद जो बचती है वो टैक्सेबल इनकम बच जाएगी। अगर उसकी कोई और डोनेशन नहीं है तो, कोई और डिडक्शन नहीं है तो ज़कात के बाद वाली जो टोटल इनकम होगी वो टैक्सेबल इनकम होगी, उसकी ये लिमिट लेनी है। नेक्स्ट आ रहा है एग्जांपल्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस गिवन इन क्लॉज 61 ऑफ सेकंड शेड्यूल। अब ये कुछ मैंने एग्जांपल्स यहाँ पर कोड कर दी हैं ताकि आपके माइंड में चीज़ रह जाए कि कौन कौन सी जो है ना वो हैं। क्वेश्चन में भी इसमें कुछ आ जाएगा तो फिर आपने वो याद रखनी है। सबसे पहली आ रही है, एनी स्पोर्ट्स बोर्ड और इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द फेडरल गवर्नमेंट फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रमोटिंग, कंट्रोलिंग और रेगुलेटिंग एनी स्पोर्ट और गेम। जैसे पाकिस्तान में इस वक्त कौन सा चल रहा है, पीसीबी, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक इदारा बनाया गया है जो कि क्रिकेट को प्रमोट कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है, उसको रेगुलेट कर रहा है। तो इस इदारे को अगर आप डोनेशन देंगे तो आपकी डोनेशन एक्सेप्ट हो जाएगी। उसके अलावा नंबर 2 पे सिटीज़न फाउंडेशन है, फंड्स फॉर प्रमोशन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन पाकिस्तान, कोई रिसर्च बेस्ड सेंटर बना हुआ है। इसमें एक और आ रहा है जो सेकंड लास्ट पे आ रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दयामीर भाषा डैम। ये जो एक दयामीर भाषा डैम का अकाउंट बना था जिसमें इमरान खान साहब ने कहा था कि आप इसमें अपनी डोनेशन पे करें, अगर उसमें भी आप कोई डोनेशन देते हैं तो वो भी आपकी डोनेशन एक्सेप्टेबल होगी। अल शिफा ट्रस्ट आई हॉस्पिटल, ये मैं वैसे ही कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, इसमें अगर आप पे करते हैं तो वो आपकी डोनेशन एक्सेप्टेबल होगी। देन आ रहा है जी वर्कर्स वेलफेयर फंड, सेक्शन 60A। तो वर्कर वेलफेयर फ़ंड क्या होता है, पहले तो ये समझ लें होता क्या है। ये गवर्नमेंट की तरफ से एक ऐसा इदारा बनाया गया है जहाँ पर तमाम कंपनीज़ जो बिज़नेसमैन हैं उन्हें अपना कुछ प्रॉफिट का कुछ प्रोपोर्शन जो है ना इसमें शेयर करना होता है। ठीक है, वो गवर्नमेंट क्या करती है, उन सारे पैसों को वर्कर्स की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करती है। हॉस्पिटलाइज अगर कोई हो तो उनको फैसिलिटी दे देती है, एजुकेशन की फैसिलिटी में यूज़ कर लेती है। तो वहाँ पर अगर आप पेमेंट करते हैं तो वो भी आपको डिडक्शन मिल जाती है। अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस क्या कहता है, अ पर्सन शेल बी इंटाइटल, एक शख्स हकदार होगा टू आ डिडक्टिबल अलाउंस, कि वो एक अपने इनकम को डिडक्ट कर सके, कम कर सके, फॉर द अमाउंट ऑफ एनी वर्कर्स वेलफेयर फंड, कि कोई भी अमाउंट अगर उसने वर्कर वेलफेयर फ़ंड में पे की है बाय अ पर्सन इन अ टैक्स ईयर अंडर वर्कर वेलफेयर फ़ंड ऑर्डिनेंस 1971। हाँ जी, जो 1971 का WWF का जो है ऑर्डिनेंस, उसके मुताबिक आपने अगर कोई पेमेंट की है तो वो भी आपकी
टोटल इनकम में से डिडक्ट हो सकती है। देन आ रहा है वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड। वर्कर्स प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड ऐसा फंड होता है जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने प्रॉफिट में से उनके लिए कुछ शेयर निकालती है, और ये गवर्नमेंट की तरफ से ज़रूरी होता है कि आपने कुछ एक सर्टेन लिमिट तक जो है ना अपने अपनी इनकम में से, अपने प्रॉफिट में से इतना प्रोपोर्शन जो है ना वो अपने वर्कर्स के लिए रिज़र्व कर देना है। तो अगर कोई शख्स ये भी पेमेंट करता है तो वो भी डिडक्शेबल अलाउंस होगा उसके लिए। अ पर्सन शैल बी इंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस for the amount of any workers participation fund paid by the person in a tax year in accordance with provision of companies profit workers participation act 1968। तो ये एक और एक्ट है जिसके तहत अगर आपको ये पेमेंट करते हैं तो वो पेमेंट भी आपकी आपके टोटल इनकम में से माइनस कर दी जाती है। नंबर आ रहा है मार्कअप ऑन हाउसिंग स्कीम। सेक्शन 60C इसको डील करता है। मार्कअप होता है प्रॉफिट, मुनाफा। अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है और वो लोन आपने हाउसिंग को प्रमोट करने के लिए लिया है तो उस पर अगर आप जो मार्कअप पे करेंगे वो भी आपको आपकी टोटल इनकम में से माइनस कर दिया जाएगा। ये इसलिए बनाया गया है कि आपने हाउसिंग को प्रमोट करना है। अगर आप हाउसिंग को मुल्क में प्रमोट कर रहे हैं, घर बना के बेच रहे हैं या घर बना रहे हैं आप लोगों के लिए या अपने लिए भी, तो भी आपको इसमें से डिडक्शन मिल जाएगी। अब ये समझिएगा, एवरी इंडिविजुअल, हर इंडिविजुअल जो है वो शैल बी इंटाइटल हकदार होगा टू आ डिडक्टेबल अलाउंस, कि उसको ये अलाउंस मिल जाए माइनस करने के लिए, फॉर द अमाउंट ऑफ एनी प्रॉफिट, कि कोई भी प्रॉफिट उसने जो पे किया होगा, या शेयर इन रेंट। शेयर इन रेंट का मतलब ये होता है आपने कोई बिल्डिंग लेने के लिए लोन लिया और वो बिल्डिंग आपने इस कंडीशन पे लिया कि उसका जो रेंट आएगा उसमें से आप कुछ प्रोपोर्शन उस लोन देने वाले को देंगे, वो चाहे बिग बैंक हो चाहे कोई इंडिविजुअल हो, तो फिर वो शेयर इन लोन जितना आप उसको दे रहे हैं वो भी आपका डिडक्टेबल अलाउंस बन जाएगा। एंड शेयर इन एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन का मतलब होता है आपने एक बिल्डिंग के लिए लोन लिया, जी मैं ये बिल्डिंग ख़रीदना चाहता हूँ, आपने बिल्डिंग ख़रीद ली, अब आपने उसके साथ ये कंडीशन तय कर ली कि इसकी जो भी वैल्यू एप्रिसिएट होगी साल बाद या एक टाइम पीरियड के बाद, उसका आपको इतने प्रोपोर्शन में आपको दूंगा, इसके अलावा कोई मार्कअप आपको नहीं दूंगा। तो वो जो एप्रिसिएशन आपने उसको देनी है वो भी आप अपनी टोटल इनकम में से माइनस कर सकते हैं। क्या कह रहा है, शेयर इन एप्रिसिएशन फॉर वैल्यू ऑफ हाउस पेड बाय इंडिविजुअल इन अ टैक्स ईयर ऑन अ लोन बाय शेड्यूल्ड बैंक और नॉन बैंकिंग, ये वो इदारे हैं जहाँ जहाँ से आप लोन ले सकते हैं या जिन जिन को आपने इंटरेस्ट वगैरह पे करना है वापस। आगे लोकल गवर्नमेंट, प्रोविजनल गवर्नमेंट, स्टेचुटरी बॉडी, पब्लिक कंपनी लिस्टेड ऑन अ रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज, ठीक हो गया इन पर्सन वेयर, यहाँ से आगे बात आ रही है, वेयर द इंडिविजुअल यूटिलाइज द लोन। अब ये वो कंडीशन आ गई कि आपने लोन तो ले लिया इन इदारों से, लेकिन आपने यूज़ भी कहाँ करना है वो भी शर्त लगा दी आगे कि यूटिलाइजेज द लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू हाउस, कि नया घर बनाने के लिए आपने ये कंस्ट्रक्शन करने के लिए ये लोन यूज़ करना है, और एक्विजिशन ऑफ हाउस, या घर बना बनाया घर हासिल करने के लिए आपने ये लोन यूटिलाइज़ करना है, तब जाके आपको ये वाला जो है ना डिडक्शन अलाउ होगी। ठीक हुआ। अब ये कितनी अलाउ होगी उसके बारे में आगे क्या कहता है, लिमिट शैल नॉट एक्सीड 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम और 2 मिलियन रुपीज़ विच एवर इज़ लोअर। लेकिन वो कह रहा है कि टैक्सेबल इनकम आपकी जितनी बनेगी साल की, उसका जो है ना 50% तक आप जो है ना इसकी डिडक्शन ले सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। या अगर 50% नहीं है तो जो 2 मिलियन रुपीज़ है उस तक आप ले सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपकी टैक्सेबल इनकम इतनी ज़्यादा बन गई, आप कह लें जी आपकी टैक्सेबल इनकम बन गई है 5 मिलियन, ठीक है, अब उसका 50% कितना बनता है, 2.5 मिलियन। तो 2.5 मिलियन तक आप डिडक्शन नहीं लेंगे, आप मैक्सिमम जो है सिर्फ 2 मिलियन तक डिडक्शन लेंगे जितनी लॉ में लिखी हुई है। उसके बाद एनी अलाउंस और पार्ट ऑफ एन अलाउंस अंडर दिस सेक्शन फॉर अ ईयर दैट इज़ नॉट एबल टू बी डिडक्टेड फॉर द ईयर शैल नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू सबसीक्वेंट टैक्स ईयर। सिंपल इसकी बात यह है कि अगर उस साल आपका कोई मार्कअप रह जाता है जो कि डिडक्टेबल अलाउंस में नहीं एडजस्ट हो पा रहा था, वो नेक्स्ट साल आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, अगले साल की इनकम में से माइनस नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे अभी जो मैंने एग्जांपल दी कि आपका जो है ना वो 2.5 जो है ना 50% बन रहा था, लेकिन आपको लॉ में सिर्फ 2 मिलियन आप ले सकते हैं, तो जो 50.5 मिलियन आपका बच गया है ना,
मार्कअप जो आपने पे किया है वो आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। सो द लास्ट डिडक्शन इज़ एजुकेशनल एक्सपेंसेस, जो कि डील होते हैं सेक्शन 60D में। कोई भी पर्सन अगर अपने बच्चों के लिए एजुकेशनल एक्सपेंसेस बियर करता है तो उसको भी ये डिडक्शन मिल जाती है, बशर्ते के डिडक्शन जो एक्सपेंसेस हैं वो दिए गए रूल के मुताबिक होने चाहिए। एवरी इंडिविजुअल shall be entitled to a deductible allowance in respect of tuition fees paid by individual in a tax year, provided that the taxable income of an individual is less than 1.5 million rupees। अब इसमें शर्त लगा दी गई कि ये डिडक्शन सिर्फ उस शख्स को मिलेगी जो 15 लाख तक जिसकी क्या होगी, टैक्सेबल इनकम होगी। 15 लाख से ज़्यादा तक वाले को 15 लाख से ज़्यादा वाले को ये डिडक्शन अलाउ नहीं है। अब ये डिडक्शन करनी किस तरह है वो देखें आगे। द अमाउंट ऑफ एन इंडिविजुअल्स डिडक्टेबल अलाउंस अलाउड अंडर सब सेक्शन 1, जो ऊपर सेक्शन लिखा है 1 वो सब सेक्शन 1 है किस सेक्शन का, 60D का। उसमें जो डिडक्शन लिखी है वो तब अलाउ होगी जब जो अमाउंट फॉर द ईयर शेल नॉट एक्सीड द लेसर ऑफ दिस, कि वो बढ़नी नहीं चाहिए इन तीनों में से, इन तीनों के जो कम से कम है उसमें से। मसलन क्या बात कहना चाह रहा है कि आपने जो ट्यूशन फ़ीस पे की है वो इन तीनों में से जो वैल्यू सबसे कम आएगी उस तक होनी चाहिए या उससे नीचे होनी चाहिए, तब जाके आप वो यूज़ कर सकते हैं डिडक्टेबल अलाउंस। दोबारा सुने क्या बात है कि वो जो आपने ट्यूशन फ़ीस पे की होगी वो इन तीनों में से जो सबसे कम आएगी उसके बराबर या उससे कम होनी चाहिए, तब जाके आप उसको ले सकेंगे। सबसे पहली कंडीशन ए में है जी 5% ऑफ टोटल ट्यूशन फ़ीस पेड बाय इंडिविजुअल रेफर टू इन सबसेक्शन 1 इन अ ईयर। कह रहे हैं कि सबसे पहले आपने निकालनी है 5% अपनी जो ट्यूशन फ़ीस आपने पे की है साल की उसका 5% आपने लेना है, उसको एक साइड पे रख देना है। फिर नंबर बी में कहता है 25% ऑफ पर्सनस टैक्सेबल इनकम फॉर द ईयर, कि जो भी उसकी बंदे की सालाना टैक्सेबल इनकम थी उसका 25% उसने ले लेना है, उसको साइड पे रख देना है। फिर एन अमाउंट कंप्यूटेड बाय मल्टीप्लाइंग 60,000 विद नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ इंडिविजुअल, के 60,000 है उसको उसने मल्टीप्लाई करना है जितने स्टूडेंट्स के लिए उसने वो ट्यूशन फ़ीस पे की है। ठीक है, 60,000 को मल्टीप्लाई करना है जितने स्टूडेंट्स के लिए उसने वो ट्यूशन फ़ीस पे की होगी, वो टोटल ट्यूशन फ़ीस। ठीक है, इसकी आगे एग्जांपल देखें ज़रा। टैक्सेबल इनकम ऑफ मिस्टर ए फॉर द ईयर 2021 इज़ 9 लाख रुपीज़। ही हैज़ पेड ऑफ रुपीज़ 6 लाख एज ट्यूशन फ़ीस ऑफ हिज 4 चिल्ड्रंस। उसने अपने 4 बच्चों के लिए 6 लाख रुपए का सालाना ख़र्चा किया ट्यूशन फ़ीस की मद में। ठीक है, हाउ मच अमाउंट विल बी अलाउड टू हिम एज डिडक्शंस, वो कितनी अमाउंट जो है वो डिडक्शन कर सकता है। अब ये 6 लाख की 6 लाख करेगा क्या, नहीं, इसके लिए हम वो पिछली 3 चीज़ें निकालेंगे, उसमें से देखेंगे जो सबसे कम होगी हम सिर्फ इसको उतनी ही वैल्यू डिडक्ट करने देंगे। तो चलें, सबसे पहले 5% ऑफ ट्यूशन फ़ीस कितना है जी, 5% ट्यूशन फ़ीस 6 लाख का 5% बना 30,000। नंबर 2 निकालते हैं जी, 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम, उसकी टैक्सेबल इनकम 9 लाख है, उसका 25% कितना बना 2,25,000। फिर अब नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन फॉर दोज दीज अमाउंट हैज़ बीन पेड, ये जो 6 लाख रुपए पे किया कितने बच्चों का पे किया, 4 बच्चों का दिया उसने। तो हम क्या करेंगे 60,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 2,40,000। अब इन 3 अमाउंट में से कौन सी अमाउंट देनी है हमने जी, जो सबसे कम होगी वो अमाउंट हमने देनी है, और वो है 30,000 तक। सिर्फ वो अपनी टोटल इनकम में से 30,000 तक को माइनस कर सकता है, बाकी किसी अमाउंट को माइनस नहीं करेगा। तो ये हमारी 6 की 6 डिडक्शंस थी जो हमने अपनी टोटल इनकम में से माइनस करने के बाद फिर जो रेट लगाना था उससे हमारा आना था ग्रॉस टैक्स। जी बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।